ओके, सो बेसिकली इन बीएससी फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स एंड ईएमटी पढ़ी जाएगी। और ये मैकेनिक्स का जो सिलेबस है, ये सिलेबस आपका नॉन मेडिकल में भी है, ये सिलेबस आपका ऑनर्स केमिस्ट्री में भी है, ऑनर्स मैथ में भी है और ऑनर्स फिजिक्स में भी है। तो हम इस चैप्टर की स्टडी कर रहे हैं जिसका नाम है बेटा मैकेनिक्स। इस मैकेनिक्स की कहानी को हम स्टार्ट करते हैं कि मैकेनिक्स रियल में है क्या, मैकेनिक्स से हम क्या समझते हैं और मैकेनिक्स हमें क्या बताना चाह रहे हैं। तो वी स्टार्ट विद द चैप्टर दैट इज मैकेनिक्स। बेसिकली अगर हम मैकेनिक्स की शुरुआत देखें, मैकेनिक्स मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स मैकेनिक्स का मतलब क्या है? मैकेनिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ मोशन, मोशन की स्टडी करना। मैकेनिक्स का मतलब क्या बेटा? स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन। अर्थात कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा है, से दिस इज अवर ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट इस ए लोकेशन से मेरे बेटा बी लोकेशन तक पहुंचता है, तो जब ये ए लोकेशन से बी लोकेशन पर पहुंचा तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, इसकी कितनी वेलोसिटी रही, इसकी कितनी स्पीड रही, इसकी कितनी एक्सेलरेशन हुई, क्या इस पे कौन सा फोर्स लगा, कौन से मोमेंटम इसमें आया, वो ही मैकेनिक्स है। उसी चीज की स्टडी करना मेरे बेटा क्या है? मैकेनिक्स है। तो मैकेनिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी करना हमारा क्या कहलाता है बेटा? मैकेनिक्स कहलाता है। बेसिकली मैकेनिक्स को दो भागों में बांटा गया है। काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। मेरी बात को समझने की कोशिश करना बेटा, काइनेमेटिक्स क्या होता है? अगेन काइनेमेटिक्स इज स्टडी ऑफ मोशन without knowing the cause। एक ऑब्जेक्ट ए से बी पोजीशन तक मूव तो कर रहा है, मूव करने के साथ कुछ पैरामीटर भी चेंज हुए, लेकिन वो मूव किस कारण से हुआ, कौन सा उस पर फोर्स लग रहा था, ऐसी चीजों की हम स्टडी काइनेमेटिक्स में नहीं करते। काइनेमेटिक्स में आप जस्ट ये स्टडी करते हो कि एक ऑब्जेक्ट ए से बी तक पहुंचा, उसकी वेलोसिटी क्या रही, उसकी एक्सेलरेशन क्या रही, ये सारी चीजें स्टडी करोगे। लेकिन हम इस बात की स्टडी नहीं करते कि ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी जो हुआ है वो किस कारण से हुआ है। मतलब जो हम इस कोज को हम नहीं जानते। किसमें? काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स में हमें कोज से कोई लेना देना नहीं होता कि ये मोशन किस कारण से हुआ है। बस हमें इस बात की स्टडी करनी है कि एक ऑब्जेक्ट ए से बी तक मूव किया तो उसमें क्या क्या चेंजेस आए। हमें सिर्फ इस बात की अगर स्टडी करनी है तो उसको मेरे बेटा क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स कहते हैं। नाउ सेकंड थिंग, डायनेमिक्स। डायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन with knowing the cause। इसके अंदर हम मोशन की स्टडी करते हैं और इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि जो मोशन हुआ है उस मोशन के पीछे का कारण क्या है, वो किस कारण से वो मोशन हुआ है। अब वो कारण क्या होता है? जर्नली मोशन का मेरे बेटा कारण क्या होता है? फोर्स होता है। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स का क्या होता है? एक नई उत्पत्ति होती है। तो रियलिटी में ये मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स क्या है? किसी भी मोशन की स्टडी करना मैकेनिक्स कहलाती है। और ये मैकेनिक्स आपके दो भागों में बटी हुई है, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स।
काइनेमेटिक्स में हम मोशन की स्टडी करते हैं, लेकिन हम इस बात का ध्यान नहीं रखते कि जो मोशन हुआ है वो किस कारण से हुआ है। बट इन द डायनेमिक्स हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो मोशन हुआ है उस मोशन के पीछे का कारण क्या है, वो मोशन किस वजह से हुआ है। तो इन सारी चीजों का हम बेसिकली ध्यान रखते हैं। तो दिस इज काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। नाउ वी स्टार्ट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। आपका जो सिस्टम होता है जिसकी हमें स्टडी करनी है, स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम। भाई किसी सिस्टम की तो स्टडी करोगे, मोशन किसी सिस्टम का ही तो देखोगे। तो रियलिटी के अंदर ये जो सिस्टम है ये क्या है? सिस्टम मतलब जिसके मोशन को हमें स्टडी करनी है। अब इस सिस्टम के अंदर एक पार्टिकल भी हो सकता है, इस सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। तो सिस्टम में भी कंटेन ए सिंगल पार्टिकल, इट मींस एक सिंगल पार्टिकल की हमें स्टडी करनी है। और इट में भी पॉसिबल एक सिस्टम के अंदर हमारे क्या हो, मल्टीपल पार्टिकल्स। तो दोनों हमारे पास पॉसिबिलिटी है। आइदर एक सिस्टम के अंदर सिंगल पार्टिकल हो सकता है, आइदर उसमें क्या हो सकता है मेरे बेटा, मल्टीपल पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो आप लिख सकते हो ये, कैन आई इरेज दिस? Now, what is basically this system? What is this system actually? System as the part of universe which is in observation. इस यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको हम देख रहे हैं उसको बेटा हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। नाउ सिस्टम may be a single particle or group of particles। ठीक है, ग्रुप ऑफ पार्टिकल, या हम इसको ये भी कह सकते हैं सिंगल ऑब्जेक्ट and here the group of objects। हमारे पास ये जो सिस्टम है जिसकी स्टडी करनी है वो एक सिंगल पार्टिकल, एक सिंगल बॉडी भी हो सकता है और वो ग्रुप ऑफ बॉडीज भी हो सकता है। जैसे कि एक गाड़ी मूव कर रही है, महेंद्रगढ़ से लेकर अपने कॉलेज में एक गाड़ी आती है, तो वो एक गाड़ी क्या है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। हमें उस सिंगल ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करना है। या ये भी मैं कह सकता था कि महेंद्रगढ़ से आरकेएस कॉलेज की जो 50 बसेज हैं वो सारी की सारी बसेज बलाना से महेंद्रगढ़ की तरफ जा रही हैं, तो इसके मोशन को स्टडी करो। तो वो क्या हो गए बेटा, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गए। वहां पर एक से ज्यादा क्या हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो हमारा जो सिस्टम है जिसको हम देख रहे हैं वो एक सिंगल पार्टिकल भी हो सकता है और वो क्या हो सकता है, ग्रुप ऑफ पार्टिकल भी हो सकता है। तो इस चीज को हम यहां पर देखते हैं। नाउ we start our study with the single particle and then we proceed toward the group of particle. Okay, so I think I erase this। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो चैट बॉक्स में आप उसको लिख सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। नाउ अब मैं बात करता हूं कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन। नाउ इस मोशन के साथ जो पैरामीटर्स एसोसिएट होते हैं, मतलब मोशन की स्टडी के साथ जो पैरामीटर एसोसिएट होते हैं, उन पैरामीटर्स की स्टडी करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो क्या लिखेंगे बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैकेनिक्स का मतलब मैंने अभी अभी आपको बताया, मैकेनिक्स इज जस्ट स्टडी ऑफ मोशन। नाउ जो मोशन शब्द है, इस मोशन शब्द के साथ कुछ पैरामीटर्स एसोसिएट होते हैं। देयर आर
some parameters associate with motion. कुछ पैरामीटर्स एसोसिएट होते हैं इस मोशन के साथ. कौन कौन से? अगर मैं पहले पैरामीटर की मेरे बेटा बात करूं तो डिस्टेंस, जिसको जर्नली हम एस से डिनोट करेंगे. सेकंड पैरामीटर जो इसके साथ एसोसिएट होता है मेरा बेटा, वो होता है डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम एस वेक्टर से डिनोट करेंगे मेरा बेटा. तीसरा पैरामीटर जो हमारा होता है दैट इज द स्पीड, दैट इज द स्पीड. नाउ जब हम इस स्पीड की स्टडी करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि स्पीड भी कई प्रकार की होती है. क्या? एवरेज स्पीड, जिसको V एवरेज लिखूंगा, या इंस्टेंटेनियस स्पीड, जिसको मैं क्या लिखूंगा? V इंस्टेंटेनियस. इनका मतलब मैं आपको एक एक समझाऊंगा. पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो एसोसिएट होते हैं मोशन के साथ. ओके, द फोर्थ वन इज वेलोसिटी. और अगेन दिस वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी भी आपकी फर्दर दो टाइप की होती है. वन इज द एवरेज वेलोसिटी, जिसको V वेक्टर से लिखा जाता है, एंड सेकंड इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसको V इंस्टेंटेनियस वेक्टर से लिखा जाता है. तो बेसिकली आपके पास पैरामीटर्स मैंने चार बताए. फिफ्थ पैरामीटर जो होता है इसका, दैट इज एक्सेलरेशन. Again, this acceleration is also two types. The average acceleration and the second thing is instantaneous acceleration. इनके हर एक का मतलब समझेंगे कि रियलिटी में इनका मतलब क्या होता है, हर एक टर्म के पीछे का उद्देश्य क्या होता है. तो जब मोशन की हम स्टडी करते हैं तो उस मोशन के साथ ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो एसोसिएट होते हैं. जब एक ऑब्जेक्ट ए से बी तक मूव करता है तो उस ऑब्जेक्ट के साथ क्या होता है? वो कुछ डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, वो कुछ डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल करता है, उसकी कुछ स्पीड होती है, उसकी कुछ वेलोसिटी होती है, उसके कुछ एक्सेलरेशन होती है. तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो मोशंस के साथ क्या कर रहे हैं? एसोसिएट कर रहे हैं. नाउ इनके अपार्ट भी कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाहता हूं. I think I erase this. Please चैट बॉक्स में आप रिप्लाई करते रहे मेरे साथ. चैट बॉक्स में आप रिप्लाई करते रहे. कैन आई मूव? यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन? ओके, गुड गुड. सो नाउ ये हमारे पास 5 पैरामीटर हो गए जो मोशन के साथ एसोसिएट करते हैं. कुछ पैरामीटर्स और भी हैं. क्या है जरा देखते हैं. बिल्कुल डीप स्टडी करनी है बेटा, डीप स्टडी. 5 पैरामीटर्स के बाद जब छठा पैरामीटर्स की जिसकी हम स्टडी करते हैं, जब एक ऑब्जेक्ट ए पोजीशन से बी पोजीशन तक मूव करता है तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होता है. वो होता है कि उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या था. इट मींस एक पैरामीटर और है जो उस मोशन के साथ एसोसिएट कर रहा है, और उस पैरामीटर का नाम क्या है बेटा? मोमेंटम है. दिस मोमेंटम इज जनरली डिनोटेड बाय P वेक्टर. मैं एक एक के बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा. वेक्टर का क्या मतलब होता है, इस चीज को भी हम अभी डिस्कस करें. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है
तो मैंने बताया कि उसके साथ मोमेंटम एसोसिएट करेगा। अब ये मोमेंटम भी मेरे बेटा दो टाइप का होता है, लीनियर मोमेंटम जिसको P के साथ डिनोट करता हूं। मींस जब एक ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसके साथ जो मोमेंटम एसोसिएट करेगा वो क्या करेगा, लीनियर मोमेंटम करेगा। हर एक टर्म के बारे में हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दीज टर्म्स। एंड सेकंड इज द एंगुलर मोमेंटम। सेकंड इज द एंगुलर मोमेंटम दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल वेक्टर, जिसको हम बेसिकली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज फोर्स। जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो वो किसके कारण मूव किया, उसके पीछे का कारण क्या है कि वो मूव किया है, तो उसके पीछे का कारण एक फोर्स होता है। तो उस फोर्स की स्टडी करेंगे हम इस टॉपिक में, फोर्स में। फिर मैं आपको बताऊंगा कि फोर्स कितने टाइप के होते हैं और फोर्सेस का क्या क्या रोल है। मैं इसी में आपको बताऊंगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस क्या होते हैं, कोरिलेसिस फोर्सेस क्या होते हैं, वो सारी स्टडी हम इस फोर्स में कर लेंगे। तो ये भी एक पैरामीटर है जो मोशन के साथ क्या करता है, एसोसिएट करता है। इनमें हर एक टॉपिक के अंदर हम डिटेल में जाएंगे जब हम इन टॉपिक्स पर पहुंचेंगे। नाउ द एट्थ थिंग इज, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रियलिटी में मूव करता है, जब भी वो अपनी स्टेट को चेंज करता है, तो देयर आर फ्यू कंजर्वेशन लॉ आल्सो सेटिस्फाइड। देखो इस दुनिया के अंदर, इस पूरे यूनिवर्स के अंदर, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर कुछ लॉज हैं, जिन लॉज को हर व्यक्ति, हर वस्तु क्या करती है, ओबे करती है। और वो लॉज है कंजर्वेशन लॉ। लाइक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी हमेशा क्या होती है मेरे बेटा, कंजर्व्ड होती है। कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम, तो ये कुछ चीजें हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम। तो देयर आर फ्यू टर्म्स जो कंजर्वेशन लॉज की हैं, वो भी कहीं ना कहीं उस मोशन के साथ एसोसिएट करती हैं। दिस कंजर्वेशन लॉ मस्ट बी ओबे बाय द ऑब्जेक्ट, must be obeyed by the object. So I think I write this also. The eighth thing is, when an object move, it must obey few laws, and these laws are कंजर्वेशन लॉज, जिनको हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन लॉज कहते हैं। अब इन कंजर्वेशन लॉज की अगर बात करूं तो कौन कौन से होते हैं कंजर्वेशन लॉज? दैट इज द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। नेक्स्ट इज द मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। मोमेंटम कंजर्वेशन में फर्दर आपके लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होते हैं। उनकी स्टडी जब मैं कंजर्वेशन लॉज आपको पढ़ाऊंगा तो उस समय हम बहुत अच्छे से देखेंगे। तो रियलिटी में क्या करवा रहा हूं मैं आपको, रियलिटी में मैं आपको ये बता रहा हूं, जब ऑब्जेक्ट ए से बी तक मूव करता है तो ये पैरामीटर्स हैं जो उस ऑब्जेक्ट के साथ क्या कर रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं। हम उन पैरामीटर्स की स्टडी कर रहे हैं, हम उस पैरामीटर्स को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। क्लियर? नाउ ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के साथ एसोसिएट है। बट जब एक सिस्टम के अंदर एक से ज्यादा पार्टिकल्स आ जाते हैं, बेटा एक पार्टिकल हो वहां तो हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड सब कुछ बता देते हैं। बट व्हेन ए पार्टिकल इन्वॉल्व लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जब एक सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं तो कुछ और टर्म आती हैं जिनकी स्टडी करना जरूरी है, तभी हम उस मोशन को स्टडी कर पाएंगे। तो माय नाइन्थ पॉइंट अबाउट दिस इज
Ninth point is when system involve large number of particles. At that instant, study of motion is a difficult task. जब एक सिस्टम के अंदर एक से ज्यादा पार्टिकल्स आ जाते हैं, उस समय थोड़ा सा उसको स्टडी करना थोड़ा क्या हो जाता है बेटा, टेढ़ा काम हो जाता है। उस समय ऐसे सिस्टम्स में देखो, अब हमारे पास अगर सिस्टम के अंदर मल्टीपल पार्टिकल्स हैं और सिस्टम हमारा बेटा नॉर्मल है, मतलब हर एक पार्टिकल विजिबल है, जैसे 50 बस मूव की तो 50 बस क्या है, विजिबल है। उस समय हम उसके मोशन को इजीली स्टडी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, इंडिविजुअल स्टडी करके सम अप भी कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास सपोज करो ये डस्टर है, तो इस डस्टर के अंदर हमारे पास काफी पार्टिकल्स हैं, हमारे पास वो पार्टिकल्स जो है वो विजिबल नहीं है, उन पार्टिकल्स को देखना इतना आसान नहीं है। मैं कह सकता हूं when the system involve large number of particles, this system, लिख लो बेटा, this system से rigid body, rigid body वो होती है जो कंटेन करती है large number of particles। जो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कंटेन करती है उसको बेटा क्या कहते हैं, हम रिजिड बॉडी कहते हैं। अब इस रिजिड बॉडी के बारे में सिर्फ एक लाइन में हम इसकी डेफिनेशन नहीं बता सकते, इसकी डेफिनेशन के पीछे का पूरा हम खुलासा करेंगे, एक एक चीज की स्टडी करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं बता रहा हूं, जिन सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि मैंने रिजिड बॉडी बताई, इनकी स्टडी करने के लिए हमें कुछ टर्म्स और लेकर आते हैं। वी नीड सम मोर टर्म्स, हमें कुछ और टर्म्स होती हैं जिनकी स्टडी करना पड़ता है। आफ्टर दैट इनकी भी स्टडी बहुत आसान बन जाती है। तो आई थिंक मैं इस चीज को लिखता हूं आपके सामने। सो टू स्टडी द मोशन ऑफ rigid body, we need to study some more terms, और वो टर्म्स कौन कौन सी है बेटा? Now first one is center of mass, and the second term is moment of inertia, तो ऐसे सिस्टम, जिस सिस्टम में बहुत ज्यादा पार्टिकल्स इन्वॉल्व होंगे, ऐसे सिस्टम की जब हम मोशन की स्टडी करेंगे तो उसके लिए मुझे कुछ टर्म्स का पहले से ज्ञान होना आवश्यक है। और वो कौन कौन सी टर्म बताई मैंने बेटा? मैंने सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बेसिकली जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उस ऑब्जेक्ट के साथ ये पैरामीटर्स एसोसिएट करते हैं जो आपने अभी अभी अपनी नोटबुक में लिखे। कौन कौन से बेटा? स्टार्टिंग से अगर मैं बात करूं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, और उस क्या क्या बताया मैंने? फोर्स, एंड इट ओबे सम कंजर्वेशन लॉज। और वो क्या कर रहा है? कुछ कंजर्वेशन लॉज को क्या करेगा? ओबे करेगा। तो बेसिकली ये था कि आप बेसिकली इस मैकेनिक्स के अंदर क्या पढ़ो, कि पूरी मैकेनिक्स के अंदर आपको पढ़ना क्या है।
आपको पहले इन टर्म्स और इन पैरामीटर्स के बारे में पढ़ना है और फिर इन पैरामीटर्स को किस तरीके से आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो उस चीज को देखना है। तो वी आर फोकस्ड हियर टू स्टडी दीज टर्म्स। ओके, तो दिस इज द ओवरव्यू कि हम इस मैकेनिक्स के अंदर बेसिकली क्या क्या चीजें पढ़ेंगे और आपके इस सिलेबस में, इस कैरिकुलम में इस क्या क्या चीजें शामिल है मैंने वो बताई। अब हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, एक एक टर्म को स्टडी करते हैं कि रियलिटी में होता क्या है, स्टडी करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द सिलेबस। किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज बिना किसी झिझक आप मेरे से पूछ सकते हैं। जो बोर्ड पर एक बार चीज लिख दूं उस चीज का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए बेटा। ओके, नाउ पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा मैं वो लिखता हूं, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम होता क्या है बेटा? फ्रेम इज ए ऑब्जर्वर। फ्रेम एक ऑब्जर्वर है जिसके हाथ में कुछ स्केल्स हैं जिससे कि वो क्या कर पा रहा है, वो मेजर कर पा रहा है क्या, डिस्टेंस को, स्पीड को, एक्सेलरेशन। तो फ्रेम इज नथिंग, frame isn't just an observer which contain some scales by which it easily measure the motion. We can easily measure the distance, displacement, acceleration और ये सारी चीजों को मेजर करता है। तो मैं वन बाय वन उसकी डेफिनेशन लिखता हूं और फिर उस डेफिनेशन का रियल मीनिंग पर जाते हैं। तो बेसिकली फ्रेम है क्या? फ्रेम इज द, फर्स्ट डेफिनेशन की बात करूं मैं, फ्रेम इज the observer which having some scales by which it measure द मोशन। जो मोशन को क्या करेगा मेरे बेटा? मेजर करेगा। मोशन को मेजर करने का अर्थ क्या है कि वो डिस्टेंस निकालेगा, डिस्प्लेसमेंट निकालेगा, ओरिएशन। तो फ्रेम इज नथिंग, द फ्रेम इज द ऑब्जर्वर जो क्या कर रहा है, कुछ स्केल्स हैं जिसके पास और जिनसे, जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं इस चौक को देखता हूं तो मैं एक ऑब्जर्वर हूं, मैं इस चौक को देख रहा हूं, मैंने, मेरे हाथ में अगर कोई स्केल होगा तो मैं इस स्केल से इसका डिस्टेंस बता सकता हूं, मैं इसके बता सकता हूं कि इसकी वेलोसिटी क्या है अगर कुछ मेरे हाथ में कुछ स्पीड को मेजर करने वाला डिवाइस होगा। तो फ्रेम एक्चुअली है क्या? फ्रेम इज एन ऑब्जर्वर विच मेजर, जो मेजर करेगा उस मोशन को, मतलब जो किसको मेजर करेगा? स्पीड को मेजर करेगा, डिस्टेंस को मेजर करेगा, एक्सेलरेशन को मेजर करेगा, इन सारे पैरामीटर्स को मेजर करेगा। तो फ्रेम इज नथिंग, द फ्रेम इज जस्ट द ऑब्जर्वर, जो क्या है? एक ऑब्जर्वर है जो इन चीजों को क्या कर रहा है? मेजर कर रहा है। एक आदमी कहता है, मैं कहता हूं कि बस जा रही है, तो कौन मेजर कर रहा है भाई? मैं मेजर कर रहा हूं। तो आई एम द ऑब्जर्वर, आई एम द फ्रेम, विद रिस्पेक्ट टू मी द बस इज मूविंग। मेरे रेस्पेक्ट में बस क्या कर रही है? मूव कर रही है। तो मेजर कौन कर रहा है? ऑब्जर्वर मेजर कर रहा है, और ऑब्जर्वर को ही मेरे बेटा क्या कहते हैं? फ्रेम कहते हैं। अब इस चीज को मैं दूसरी भाषा से भी समझा सकता हूं, दूसरे तरीके से भी समझा सकता हूं। कैसे? जरा देखिएगा। दूसरी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं हम फ्रेम की, आई थिंक आपने लिख ली होगी। दूसरी डेफिनेशन पे अगर मैं चलूं, थोड़ी सी एडवांस डेफिनेशन, तो फ्रेम इज द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स या कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम which measure
which measure the motion और एक नई टर्म लेके आता हूं, स्टेट। बताऊंगा इस स्टेट का क्या मतलब होता है, ठीक है। अभी आपको इस चीज को बताऊं, क्या मैंने इस डेफिनेशन से क्या बताया कि सपोज करो एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता दो। कोई बच्चा बता सकता है इस पोजीशन क्या है इस ऑब्जेक्ट की? अरे इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बेटा हम जब तक नहीं बता पा सकते, जब तक मैं क्या नहीं करूंगा, मैं एक फ्रेम सेट नहीं करूंगा। मैंने एक फ्रेम सेट किया कि दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस एंड दिस इज द ऑब्जर्वर, दिस इज द ऑब्जर्वर। नाउ मैं ये बता सकता हूं कि ये डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट की कितनी है। सपोज करो दिस इज 10 मीटर, तो ये 10 मीटर इसका क्या है, डिस्टेंस। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, अगर इसके कोऑर्डिनेट की बात करूं तो एक्स एक्सिस पर x1 पोजीशन है, y एक्सिस पर y1 पोजीशन है, तो द कोऑर्डिनेट्स आर x1 एंड y1। ये चीजें मैं कब बता पाया, मैं इस ऑब्जेक्ट के पोजीशन कब बता पाया, जब मुझे एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स पता था, जब मुझे उस ऑब्जर्वर की अवस्था पता था। तो बेसिकली है क्या, एक ऑब्जेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन, एक ऑब्जेक्ट की स्थिति, एक ऑब्जेक्ट की स्टेट हम तभी बता पाते हैं जब हमारे पास क्या होगा, कोई फ्रेम होगा। तो फ्रेम क्या है, फ्रेम आर द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट विच डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, विच डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो किसी की स्टेट को, किसी की अवस्था को बताएगा। तो क्या आपको फ्रेम नाम का शब्द समझ में आया? फ्रेम बेसिकली है क्या? Frame is a set of coordinates. Frame is a set of coordinates which describe the position, the motion of any object. अगर कोई कहे कि यहां से मेजर करना है, so now this is the new frame. This is the new frame actually. तो फ्रेम क्या है, जहां से उस ऑब्जेक्ट को क्या किया जा रहा है, मेजर। अगर फ्रेम नहीं है तो हम कुछ नहीं बता सकते। मेरी बात समझे भाई, इसकी पोजीशन बतानी है, अरे आप कुछ तो कहोगे कि भाई इसकी पोजीशन ये नवीन सर के आगे है, तो नवीन सर से आगे है तो इसकी पोजीशन कहां से बताने लगे भाई, नवीन से बताने लगे। तो आई एम द फ्रेम एज दैट मीन्स अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या स्टेट बतानी है तो किसके रेस्पेक्ट में आप वो स्टेट बता रहे हो, वो आपका क्या होता है, फ्रेम होता है। आर यू अंडरस्टैंड दिस? बताओ बेटा, क्या आपको फ्रेम का अर्थ समझ में आया? फ्रेम आर द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट व्हिच डिस्क्राइब द पोजीशन, व्हिच डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सिस्टम। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रेम जो मैंने बताया। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, एक फ्रेम एक बहुत इंटरेस्टिंग सा यहां पर मैंने फंडा दिया कि फ्रेम एक्चुअली है क्या, क्योंकि बिना फ्रेम हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं बता सकते, बिना फ्रेम मैं उसके मोशन को नहीं बता पाता। तो मेरे को एक फ्रेम की जरूर आवश्यकता होती है कि किसके रेस्पेक्ट में मैं ये चीजें निकाल रहा हूं। तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रेम। नाउ द नेक्स्ट टर्म, जिस टर्म का हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं, वो है स्टेट। Next term is state of the object. State means avastha. State means the configuration. The configuration of the system, या ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्टेट मीन्स उसके क्या अवस्था है, वो क्या है, वो रुका हुआ है, वो चल रहा है। तो स्टेट इज जस्ट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की क्या है, कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टेट बेसिकली क्या हो सकती है, स्टेट इज आइदर रेस्ट और मोशन। आइदर वो रेस्ट पे हो सकता है या किस पे हो सकता है, मोशन पे हो सकता है। तो रेस्ट क्या है बेसिकली,
रेस्ट मीन्स द कॉन्फ़िगरेशन डोंट चेंज, द कॉन्फ़िगरेशन नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम। एक फ्रेम के रेस्पेक्ट में एक ऑब्जेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो रही, तो इट मीन्स वो किस पर है? रेस्ट पे। फॉर एग्जाम्पल, ये रेस्ट मेरे हाथों में है, अब ये मेरे रेस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट पे। क्यों है मेरे रेस्पेक्ट में रेस्ट? क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो रही विद रेस्पेक्ट टू मी। तो मेरे रेस्पेक्ट में ये किस पर है भाई? मेरे रेस्पेक्ट में ये किस पर है? रेस्ट पर है। तो बेसिकली रेस्ट मतलब क्या होता है? रेस्ट मीन्स द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट not changes with frame। फ्रेम के रेस्पेक्ट में क्या नहीं हो रही बेटा? पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही। इसका मतलब वो किस पर है? रेस्ट पर है। और मोशन का मतलब द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट change with frame, with respect to frame, with respect to frame। तो फ्रेम के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन अगर चेंज कर रही है, इट मींस वो क्या कर रहा है मेरे बेटा? वो मोशन में। तो स्टेट, रेस्ट एंड मोशन की कहानी को अगर हम पढ़ते हैं तो एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर कहेंगे अगर उसकी पोजीशन टाइम के साथ क्या नहीं हो रही? चेंज नहीं हो रही। एक ऑब्जेक्ट को मोशन में कहेंगे अगर उसकी पोजीशन क्या हो रही है? अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो हो रही है वो समय के साथ क्या कर रही है? आपकी चेंज कर रही है। तो दिस इज द रेस्ट एंड मोशन एंड दीज आर द स्टेट्स। क्लियर? क्या आपको यहां तक सभी को सब कुछ क्लियर है बेटा? किसी को कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में आप रिप्लाई कर सकते हैं। ओके अब अनम्यूट कर सकते हो आप, जिसको कोई क्वेश्चन हो तो अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी बेटा। हेलो सर। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। जी प्लीज अनम्यूट करके आप अपना कोई भी क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो। यहां तक मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, और अगर समझ में आ गया यहां तक तो आप बताएं, मैं आगे प्रोसीड करता हूं। मोशन वाला बताना सर। जी क्या बताऊं? स्टेट में मोशन वाला एक बार दोबारा रिपीट करना। स्टेट में क्या रिपीट करूं? ये मोशन वाला जो नीचे बताया था अभी मोशन। आपने। एक ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कहेंगे। सपोज करो ये आपका कोई फ्रेम है, दिस इज फ्रेम, और एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो फिलहाल इसकी पोजीशन ये है, तो दिस इज R1 वेक्टर। नाउ थोड़े समय के बाद ये ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंच जाता है। नाउ इट्स पोजीशन इज R2। नाउ सपोज करो इसकी पोजीशन क्या बेटा? R2। तो इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में इसने क्या किया? अपनी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया, ये मोशन में आया। इसीलिए मेरा बेटा इसको हम क्या कहेंगे? दिस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। वो किस में है? मोशन में है। आप समझ में आया बेटा? एक फ्रेम के रेस्पेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है, अपनी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करता है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। आप समझ में आ गया बेटा? यस सर। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछें। सर वो मतलब एक्स वाई और जेड 3 कोऑर्डिनेट हो सकते हैं किसी चीज के? हाँ 3 ही होते हैं बेटा, 3 डायमेंशनल नहीं ऑब्जेक्ट के 3 ही होते हैं। अब जैसे कि अगर एक प्लेन में लेंगे तो फिर 2 लेके चलेंगे, और अगर बाई एयर लेंगे तो 3। अगर कोई ऑब्जेक्ट ये है जैसे,
ये मेरे रेस्पेक्ट में ये रखा, तो ये 3 डायमेंशनल में रखा हुआ है ना, तो इसके 3 कोऑर्डिनेट होंगे मेरे रेस्पेक्ट में। कोई एक्स पे भी पोजीशन होगी, वाई पे भी होगी और जेड पे भी होगी। लेकिन एक ऑब्जेक्ट को अगर मैं इस बोर्ड पे बना रहा हूं, इस बोर्ड पे मैंने कुछ भी बनाया, तो बोर्ड एक 2 डायमेंशनल पिक्चर है, तो इसके सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट होंगे मेरे बेटा। इसके क्या होंगे? 2 कोऑर्डिनेट होंगे। तो एक प्लेन में जब भी कोई चीज होती है तो उसके 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, और अगर कोई एक पर्टिकुलर लाइन पर ऑब्जेक्ट है, एक पर्टिकुलर लाइन पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसका सिर्फ एक कोऑर्डिनेट होता है। तो प्लेन में जो है उसके 2 कोऑर्डिनेट, और जो एक पर्टिकुलर लाइन पे है उसका एक, और जो स्पेस में है उसके 3 कोऑर्डिनेट होते हैं। क्लियर? सर बताओ। सर जो आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताया था ना, हाँ जी, उसके अंदर सर ये इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम भी होता है ना? फ्रेम इनर्शियल और 2 इनर्शियल होते हैं, मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में भी, अभी लिखवा देते हैं वो भी, अभी समझाता हूं। बेटा देखो, फ्रेम बेसिकली हमारे 2 टाइप के होते हैं। वन इज द inertial frame and second is the non inertial frame. देखो, हमारे पास सपोज करो ये 2 प्लेन हैं, 2 फ्रेम हैं, एक ये दे लिया मैंने और एक सपोज करो ये फ्रेम, ये 2 फ्रेम हैं। So this is S1 frame and this is S2 frame. Clear? Now, if S2 frame की जो वेलोसिटी है मेरे बेटा वो कांस्टेंट है, या फिर इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 है, किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम S1। जो S1 फ्रेम है इसके रेस्पेक्ट में जो S2 फ्रेम है इसकी वेलोसिटी क्या तो 0 है या फिर क्या है? कांस्टेंट है। वेलोसिटी 0 और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है मेरे बेटा? कि एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन कितनी है बेटा? 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन 0 होती है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो भी एक्सेलरेशन क्या होती है? 0 होती है। तो अगर वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, या ये कह दो कि एक्सेलरेशन जो है इस फ्रेम की कितनी है? 0 है, देन दीज फ्रेम आर कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम। देन दीज फ्रेम आर कॉल्ड inertial frame. Inertial frame. मेरी बात को दोबारा समझने की कोशिश कर। इस फ्रेम को हम एक्सेलरेशन 0 का अर्थ ये भी कह सकते हैं कि नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम। मींस 2 फ्रेम हैं और ये जो दोनों फ्रेम के बीच में किसी प्रकार की वेलोसिटी नहीं है, और अगर कोई वेलोसिटी है भी तो वो वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर ऐसे फ्रेम है तो ऐसे फ्रेम को हम क्या कहते हैं बेटा? इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। मेरी बात समझे? स्टार बना के बता, बात लिख लो एक, प्लीज नोट डाउन। इफ द वेलोसिटी बिटवीन 2 frames are either 0 और कांस्टेंट, ब्रैकेट में लिखना बेटा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, देन दीज फ्रेम आर कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम। देन उन फ्रेम को क्या कहते हैं? इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। बताओ बेटा, इनर्शियल फ्रेम की बात कंप्लीट हो गई आपकी? किसी को डाउट है यहां तक? सर हाँ जी। सर कई बुकों में ऐसा भी लिखा होता है जैसे
जैसे वो फ्रेम जिसके अंदर न्यूटन्स लॉ फॉलो होते हैं उनको हम इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। अब तो जो इनर्शियल फ्रेम्स होते हैं, इस इनर्शियल फ्रेम के अंदर मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है, एक ऑब्जेक्ट यहां पर है और ये ऑब्जेक्ट एक बॉल को उछाल रहा है और बॉल नीचे आ गई, मतलब कुछ ऐसा काम हो रहा है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि जब भी आपके फ्रेम इनर्शियल होंगे तो जो ये ऑब्जेक्ट कोई भी न्यूटन लॉ लगाएगा F इज इक्वल टू ma, तो वो इजिली ये लॉ जो है अप्लीकेबल होगा। यहां पर ये लॉज जो है क्या होंगे, अप्लीकेबल होंगे। न्यूटन्स लॉज जो हैं सर वो क्या होंगे बेटा, इनर्शियल फ्रेम में ही अप्लीकेबल होंगे। मतलब अगर मैं इनर्शियल फ्रेम में खड़ा हूं और मैं सर वहां पर न्यूटन्स लॉ लगाता हूं, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूं और उसमें न्यूटन्स लॉ लगाता हूं, तो वो न्यूटन्स लॉ क्या होंगे, वैलिड होंगे, वो बिल्कुल सही होंगे। F इज इक्वल टू m में क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। लेकिन अगर हमारे फ्रेम नॉन इनर्शियल है, जिनको मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, उन फ्रेम्स के अंदर न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होते। तो एक स्टार बना के ये बात भी लिख लेना बेटा, इसको मैं अभी ऐड करवाता आपको, लिख सकते हो, all Newton's law are applicable in inertial frames। सारे न्यूटन्स लॉ क्या होते हैं, इनर्शियल फ्रेम्स में अप्लीकेबल होते हैं। इनर्शियल फ्रेम रियलिटी के अंदर होते क्या हैं वो मैंने आपको बता दिया है कि अगर फ्रेम क्या हो, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम हो, उन्हीं को हम क्या कहेंगे बेटा, इनर्शियल फ्रेम कहेंगे। आप स्टार बना के एक बात और लिख लो यहां पर, इनर्शियल फ्रेम्स आर आल्सो कॉल्ड non inertial frame, sorry, non accelerated frame, इनर्शियल फ्रेम को क्या कहते हैं, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम भी कहते हैं। सर हाँ जी बताओ। न्यूटन लॉ इनर्शियल फ्रेम में एप्लीकेबल क्यों है सर? क्या बेटा, न्यूटन लॉ ये इनर्शियल बच्चा फ्रेम में कह रहा है एप्लीकेबल कि क्यों है? न्यूटन्स लॉ एक घंटा चाल लगा दूंगी कितना बजेगी। प्लीज म्यूट कर ले, जिनको क्वेश्चन नहीं पूछना होता म्यूट कर लो, वरना मैं परमानेंट म्यूट कर दूंगा आपको इस क्लास से। अभी अभी करना चाहे वो इज अंजलि, एक बच्चे का क्वेश्चन आया कि हम इनर्शियल फ्रेम में ही न्यूटन्स लॉ को एप्लीकेबल क्यों मानते हैं। बेटा अगर एक मैं न्यूटन्स लॉ का उदाहरण दूं तो हमारा F इज इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। सपोज करो ये फ्रेम था, ये रेस्ट पे था इनिशियली, और ये वाला जो फ्रेम है ये क्या कर रहा है, इसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, मतलब फ्रेम इनर्शियल ही है। अब एक ऑब्जेक्ट यहां पर आता है और ये यहां पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो इसके लिए F इज इक्वल टू ma होगा। नाउ अगर एक ऑब्जेक्ट यहां पर यही एक्सपेरिमेंट करता है, इस फ्रेम में एक्सपेरिमेंट करता है, तो अगर ये F इज इक्वल टू ma लगाता है तो F इज इक्वल टू ma। अब देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, मैं इस चीज को आपको समझाता हूं कि इनर्शियल फ्रेम में ही अप्लीकेबल क्यों है आपके न्यूटन्स लॉ। इसको हम क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं, जरा देखते हैं, मैं आपको इसको डिटेल से बताता हूं, देखना बेटा। सपोज करो, आराम से देखना बस, ये एक फ्रेम है और ये रेस्ट पर है, एक ये दूसरा फ्रेम है, ये भी क्या है मेरे बेटा,
S1 और ये फ्रेम है S2। ये फ्रेम v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और ये v क्या है? कांस्टेंट। सोचना अब कैसे न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल होते हैं वो बताना चाह रहा हूं मैं। अब एक ऑब्जेक्ट यहां पर खड़ा है, इस ऑब्जेक्ट की इस S1 फ्रेम से अगर दूरी देखी जाए तो वो दूरी कितनी है? x1 है। वो दूरी कितनी है बेटा? x1 है। x1 क्या है? इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट with respect to S1। क्लियर? नाउ अगर इस फ्रेम इसको S2 फ्रेम से देखा जाए तो इसकी पोजीशन है x1 डैश। x1 डैश क्या है बेटा? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू S2। इस पर रेस्पेक्ट में S2 के रेस्पेक्ट में v इस फ्रेम की वेलोसिटी है। कोई मेरा बेटा ये बता सकता है कि अगर t समय में ये ऑब्जेक्ट यहां है, इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां जाने में इस फ्रेम को स्टार्टिंग में दोनों फ्रेम सपोज करो एक जगह थे, फिर ये जो फ्रेम था वो v वेलोसिटी के साथ आगे चला गया, तो कोई मुझे ये बता सकता है इन फ्रेम के बीच की दूरी कितनी है? बेटा इस फ्रेम की वेलोसिटी v है, इसको यहां से यहां पहुंचने में जो समय लगा वो t है, तो क्या इनके फ्रेम को बीच की दूरी को मैं v इंटू टी नहीं लिख सकता? जल्दी बताना बेटा, अगर v इंटू टी नहीं लिख सकता क्या? v इंटू टी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन। कैसे निकाला बेटा? अगर इस फ्रेम की वेलोसिटी v है और ये t समय में यहां तक पहुंचा है तो उसका डिस्टेंस कितना होगा? v इंटू टी। अब इसको खूबसूरती के साथ एक बार इस पूरी रिलेशन को देखो। क्या आपको यहां पर ये नहीं दिख रहा कि x1 इज इक्वल टू, x1 कहां से कहां तक है बेटा? यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ये किसके बराबर है? vt प्लस x1 डैश। x1 डैश। क्या आपको ये रिलेशन क्लियर है सभी को? अब देखिएगा, अगर ये रिलेशन क्लियर है, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन को समय के साथ डिफरेंशिएट कर दो, तो टाइम के साथ इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो x dx बाई dt क्या होता है बेटा? वेलोसिटी, तो से v1। अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो अगर टाइम साथ है तो बेटा ये सिर्फ कितना बच जाएगा? v प्लस v1 डैश प्लस v1 डैश। नाउ इस इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो जब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो मुझे क्या मिलती है बेटा? एक्सेलरेशन a1। वेलोसिटी हमारी इस फ्रेम की मैंने बताया था कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव करोगे कितना आएगा? 0। तो बेटा कितना आ गया? a1 डैश। a1 इज इक्वल टू a1 डैश। अगर दोनों साइड में मास से मल्टीप्लाई करता हूं तो ma1 इज इक्वल टू ma1 डैश। इट मींस f इज इक्वल टू f डैश। तो क्या है? f क्या है? जो इस फ्रेम में जो फोर्स लग रहा था वो f डैश क्या है? जो इस फ्रेम में फोर्स लग रहा था वो, और दोनों फोर्सेस क्या हो गए बेटा? बराबर आ गए। दोनों फोर्सेस किसको फॉलो करें? F इज इक्वल टू ma को फॉलो कर रहे हैं। वो क्या फॉलो कर रहे हैं? न्यूटन्स के लॉ को फॉलो कर रहे हैं। इट मींस दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द फ्रेम आर इनर्शियल।
ये वेलोसिटी कांस्टेंट थी तभी इसका डेरिवेटिव 0 आया और तभी ये इक्वेशन आई। अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती तो ये इक्वेशन नहीं आती, और अगर ये इक्वेशन नहीं आती तो न्यूटन्स लॉ क्या नहीं होते, एप्लीकेबल नहीं होते। तो न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल कब हुए? जब आपकी ये फ्रेम की वेलोसिटी क्या थी, कांस्टेंट थी। इसीलिए इस फ्रेम को कहा जाता है इनर्शियल फ्रेम, और इस फ्रेम में कहा जाता है कि न्यूटन्स लॉ आर एप्लीकेबल इन दिस फ्रेम। क्लियर? अब बताओ, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज मेरे से दोबारा पूछो, मैं अनम्यूट करता हूं। हाँ जी, अनम्यूट करके पूछो बेटा। सर फिर एप्लीकेबल नॉन इनर्शियल में कैसे नहीं होते सर? मैंने बताया ना, नॉन इनर्शियल फ्रेम वो होता है जिसमें ये वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। तो अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी तो क्या इसका थोड़ा डेरिवेटिव माइक ऊपर कर लीजिए, ध्यान से, जोर से नहीं सुनता है जी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी तो इसका डेरिवेटिव 0 नहीं आएगा, और डेरिवेटिव 0 नहीं आएगा तो a1 डैश के बराबर नहीं आएगा। मेरी बात समझे बेटा मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। Okay, so this is all about the inertial frame, and now write down the non-inertial frame. Non-inertial frame एक लाइन से लिख लो बस। नो इनर्शियल फ्रेम्स के बारे में लिख लो। इफ द वेलोसिटी बिटवीन द फ्रेम्स, if the velocity between the frames are not constant, then the frame is called non-inertial frame. कौन? Then the frame is called non-inertial frame. एक स्टार लगा के एक लाइन लिखो। इन नॉन इनर्शियल फ्रेम न्यूटन्स लॉ आर नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल, आर नॉट एप्लीकेबल। क्लियर? एक बात और लिख लो, नॉन इनर्शियल फ्रेम आर आल्सो कॉल्ड एक्सेलरेटेड फ्रेम। Non-inertial frame are also called accelerated frame. ठीक है? जर्नली हम जो स्टडी करते हैं वो इनर्शियल पर करते हैं क्योंकि लॉज एप्लीकेबल यहीं पर होते हैं। एक स्टार बना के लास्ट में लाइन लिखो, जर्नली वी आर टेकिंग inertial frames. Generally we are taking inertial frames because laws are applicable here. So ये मैंने आज आपको फ्रेम्स के बारे में बताया। हम क्या कुछ पढ़ेंगे ये बताया। नेक्स्ट क्लास में हम अपने स्टडी को और आगे पहुंचाते हैं। बेटा किसी को डाउट हो यहाँ तक तो बताओ। क्लास समझ में आई अच्छे से? यस सर। सर लास्ट पॉइंट रिपीट कर दो सर एक बार। लास्ट क्या बोले थे बच्चा बताएगा?